नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार से बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पोस्ट लागत लेखांकन का विकास किस प्रकार हुआ तथा लागत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई कि जिससे लागत लेखांकन एक लेखांकन की शाखा का निर्माण किया गया। लागत लेखांकन में लागत लेखांकन की आवश्यकता को इसलिए महसूस किया गया है कि प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पादकों को यह महसूस होने लगा कि यदि अपन को इस युग में अपने प्रॉफिट या लाभ को अधिक करना है तो अपन को प्रति इकाई लागत ज्ञात करके अपने लाभ को किस प्रकार बढ़ाया जा सके एवं किसी वस्तु की लागत किस प्रकार ज्ञात की जा सके, क्योंकि वित्तीय लेखांकन केवल संस्था के वित्तीय लेखों का लेखा करके और वर्ष के अंत में केवल कुल लाभ व हानि प्रकट करता था। लेकिन प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पादकों को अपनी संस्था दूसरे व्यवसाय की तुलना में अपना प्रॉफिट अधिक करना है और इस युग में ठहरना है, तो इसके लिए उसको उत्पाद लागत लेखांकन की आवश्यकता महसूस होने लगी। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है कि किसी व्यवसाय का लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और एक निश्चित तिथि को एक वर्ष के पश्चात उस संस्था का लाभ या हानि ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन उसमें यह नहीं पता होता कि संस्था को किस वस्तु का उत्पादन करने से अधिक लाभ हो रहा है तथा श्रम का कहाँ उपयोग हो रहा है और श्रम के उपयोग से संस्था को लाभ अधिक हो रहा है या नहीं हो रहा, और एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता था। लेकिन व्यवसाय के इस युग में अपन को प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तथा अपने लाभ को किस प्रकार अधिक हो किया जा सके, इसके लिए लागत लेखांकन की आवश्यकता का महसूस होने लगी। लागत लेखांकन की आवश्यकता इसलिए उत्पादकों को महसूस होने लगी कि अपनी किस्म को उत्पादन की जो किस्म है उसको किस प्रकार उसमें गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके, उसकी प्रति इकाई लागत किस प्रकार ज्ञात की जा सके, तो उत्पादित वस्तुओं की या पूर्ण किए गए कार्यों की लागत पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सके। यदि किसी उत्पादित वस्तु की लागत अधिक आ रही है तो उसकी लागत को कम किस प्रकार किया जा सकता है और प्रॉफिट को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और उस उत्पादन में कौन से श्रम या सामग्री का या फिर अन्य व्यय का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है या फिर उनका उपयोग करने से किस प्रकार उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी तथा संस्था का लाभ किस प्रकार बढ़ेगा। इस प्रकार उत्पाद वस्तु के विक्रय संबंधित उचित उसका नियंत्रण करने के लागत लेखांकन की आवश्यकता का महसूस होने लगी। भारत में लागत लेखांकन की किस प्रकार लागत लेखांकन का विकास हुआ, किस प्रकार लागत लेखांकन का प्रारंभ किया गया। भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ICWA का एक कंपनी के रूप में, सीमित कंपनी के रूप में गठन किया गया। सन 1944 को उसका पंजीयन किया गया, तब एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह लागत के क्षेत्र में लागत को किस प्रकार नियंत्रण करेंगे तथा उसका प्रशिक्षण देना था और परीक्षाओं का आयोजन करना जिससे लागत लेखांकन के लिए उचित अधिकारियों का सिलेक्शन किया जा सके और उनका उपयोग लागत के क्षेत्र में किया जा सके और उनको प्रमाण पत्र जारी करना कि इन्होंने लागत के क्षेत्र में प्रशिक्षण किया है और प्रशिक्षण करके लागत के क्षेत्र में अपने योगदान दे सकते हैं। इसके लिए उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में अधिक औद्योगिकी 44 के बाद में औद्योगिकी को तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा अधिक लेखापालकों की आवश्यकता होने लगी। तो
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन 1959 को कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम का गठन किया गया, जिसके तहत एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का नाम था भारतीय कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट संस्थान, जिसका कार्यालय मुख्य कोलकाता में स्थित है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह संस्था के लागत लेखांकन के क्षेत्र में कार्य करे। लागत के क्षेत्र में किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, उसके लिए कुछ नियम और कुछ अवधारणाएं बनाए। लागत लेखांकन के क्षेत्र में लागत को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार प्रभावी नियम बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार इस संस्था का निर्माण होने के बाद में और एक और बात थी कि भारत सरकार द्वारा लागत लेखांकन की आवश्यकता और उसको महत्व को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1965 समय प्रारंभ हुआ था। इसमें संशोधन कर दिया गया कि यदि भारत सरकार चाहे तो उद्योगों को लागत लेखे रखना अनिवार्य कर सकती है और उनका अंकेक्षण करवा सकती है। इसके तहत जो भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम में संशोधन करके जो अधिकार दिया गया था, उसके तहत भारत सरकार ने कुछ उद्योगों को पर लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया और उनका अंकेक्षण भी करवाया जाने लगा। जैसे उन उद्योगों में था सीमेंट उद्योग था, चीनी उद्योग था, वस्त्र उद्योग था, साइकिल उद्योग था, कास्टिक सोडा उद्योग था, कागज उद्योग था, स्टील ट्यूब टाइप उद्योग था, पंखा उद्योग था, वनस्पति उद्योग थे आदि, बिजली के बल्ब उद्योग था आदि उद्योगों को सम्मिलित किया गया। इनके लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया और उनका अंकेक्षण भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार इसके बाद जो संस्था थी जिसका निर्माण किया गया था भारत सरकार द्वारा, उस संस्था द्वारा लागत लेखों पर नियंत्रण करने के लिए लागत लेखांकन मानक 5 लागत लेखांकन मानकों का निर्माण किया गया, जो लागत लेखांकन के संबंधित व्यवहारों का जो लागत लेखांकन के संबंध में हुए व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके लिए नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार लागत लेखांकन के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए कि लागत लेखांकन को अधिक प्रभावी इस प्रकार बनाया जा सकता है। लागत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई? जब वित्तीय लेखांकन था तो लागत लेखांकन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि वित्तीय लेखांकन में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए लागत लेखांकन की आवश्यकता हुई। जैसे लागत लेखांकन में वित्तीय लेखांकन में पूर्ण सूचनाओं का अभाव रहता था, क्योंकि वित्तीय लेखांकन क्या करता था, संस्था की संपूर्ण व्यवहारों का एक निश्चित तिथि को लाभ हानि बता देता था और किसी संस्था की निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति बता देता था। उससे यह जानकारी नहीं हो पाती थी कि कौन से उत्पाद में अधिक लाभ मिल रहा है या फिर कौन से उत्पाद से लाभ नहीं हो रहा। यदि संस्था को किसी उत्पाद से लाभ नहीं हो रहा तो उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह वित्तीय लेखांकन में ज्ञात नहीं हो पाता था, इसलिए लागत लेखांकन की आवश्यकता का महसूस होने लगी। और यदि लागत लेखांकन में उत्पादन वस्तु में अधिक कार्य कुशलता में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता था। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन की कमी के कारण लागत लेखांकन की आवश्यकता महसूस होने लगी कि लागत लेखांकन के रूप में एक शाखा का निर्माण किया जा सके, जो संस्था को उत्पादन के क्षेत्र में प्रति इकाई लागत एवं संस्था के कार्य कुशलता में वृद्धि कर सके। विभिन्न लागतों की जानकारी का अभाव रहता था। वित्तीय लेखांकन में क्या होता था कि वित्तीय लेखों में संपूर्ण व्यवसाय की एक निश्चित तिथि को लाभ व हानि का ज्ञान प्राप्त हो जाता था, लेकिन सभी लागतों व्ययों का लेखा सम्मिलित रूप से किया जाता था, इसलिए उसमें प्रत्येक इकाई की अलग अलग लागत ज्ञात नहीं होती थी। प्रत्येक इकाई की अलग अलग लागत ज्ञात नहीं होने पर उसका विक्रय मूल्य भी इकाई लागत नहीं हो पाता था और उसके लाभ व हानि का ज्ञान नहीं हो पाता था। संपूर्ण संस्था को लाभ व हानि का ज्ञान निश्चित तिथि को हो जाता था, लेकिन प्रति इकाई लागत का अभाव रहता था। व्यय का ज्ञान होने पर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सकती थी और इसके लिए जो महत्व निश्चित संस्था व प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस प्रकार प्रबंधकों और उत्तरदायित्व का भी अभाव रहता था।
वित्तीय लेखांकन में प्रबंधकों को उनके कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में यह ज्ञान नहीं हो पाता था कि किन क्षेत्रों में लाभ अधिक हो रहा है या फिर किन क्षेत्रों में श्रम सामग्री या फिर अन्य व्ययों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन लागत लेखांकन में कहाँ धन का उपयोग हो रहा है तथा कहाँ प्रबंधकों की अधिक कुशलता का विकास हो रहा है, इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रबंधकों को उनके कार्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायता का भी अभाव रहता था। वित्तीय लेखांकन में क्या होता था कि इसमें विक्रय मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता था। वित्तीय लेखों में सभी उत्पादन व्ययों का अलग अलग वर्गीकरण विश्लेषण नहीं किया जाता था। वित्तीय लेखांकन में संपूर्ण विभागों का एक साथ लाभ व हानि ज्ञात किया जाता था, लेकिन ये लागत लेखांकन में प्रत्येक विभाग या प्रत्येक उत्पाद का अलग अलग लाभ व हानि ज्ञात किया जा सकता है, जिससे प्रबंधक अपने कार्य कुशलता में अधिक वृद्धि कर सकते हैं। जिस क्षेत्र से अपन को उत्पादन नहीं हो रहा या फिर कम हो रहा है उस क्षेत्र में अपन उत्पादन बंद कर सकते हैं, और जिस वस्तु या का उत्पादन करने से अधिक लाभ या हो रहा है तो उसका उत्पादन अपन बढ़ा सकते हैं। वास्तविक या अनुमानित लागत की तुलना का भी असंभव होता था। मतलब वित्तीय लेखांकन में वास्तविक लागत व अनुमानित लागत का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। उसमें वास्तविक व अनुमानित लागतों की तुलना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन की लागत संबंधी सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती थी। वित्तीय समूह का सारांश लेखों के वर्ष में अंत में तैयार किया जाता था। परिणाम स्वरूप वस्तु की लागत न तो पहले निर्धारित होती थी और न ही बाद में होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए लागत लेखांकन की आवश्यकता महसूस हुई। लाभ हानि में कमी या वृद्धि के वास्तविक कारणों का ज्ञान संभव नहीं था। वित्तीय लेखांकन में क्या होता था कि किसी अवधि में लाभ या हानि की मात्रा में कमी या वृद्धि किन कारणों से हुई है, यह तथ्य वित्तीय लेखी स्पष्ट करने में असमर्थ रहते थे, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में तो हानि का विश्लेषण नहीं किया जाता था। केवल उनका निश्चित तिथि को किसी संस्था का लाभ व हानि ज्ञात किया जाता था। उसमें यह ज्ञान नहीं हो पाता था कि संस्था को लाभ हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, यदि हानि हो रही है तो किन कारणों से हो रही है। लेकिन लागत लेखांकन में संस्था को लाभ व हानि के कारणों का ज्ञान हो जाता है, जिससे लाभ के क्षेत्र को अधिक बढ़ाया जा सकता है और हानि के क्षेत्र में कमी की जा सकती है। लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण असंभव होता था। वित्तीय लेखांकन में व्यापारिक सफलता के लिए सुनियोजित उत्पादन लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेखे में उत्पादन वृद्धि या कमी के लिए उत्तरदायी घटकों को प्रकट करने में असमर्थ होती है कि किन लक्ष्यों से तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है या किन घटकों से तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है या किन घटकों से उत्पादन में कमी हो रही है, उनको स्पष्ट नहीं करता है। इसलिए भावी योजना में लक्ष्यों के निर्धारण का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार आवश्यक निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। वित्तीय लेखांकन में कारखानों के पूर्ण उत्पादन क्षमता का ज्ञान वित्तीय लेखों से प्राप्त नहीं होता कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रबंधकीय क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि वो संपूर्ण संस्था का लाभ ज्ञात करती है, जिससे कि ये उसमें प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार लागत लेखांकन की आवश्यकता महसूस होने लगी। टेंडर मूल्य के निर्धारण में भी वित्तीय लेखांकन उपयोगी नहीं है। वित्तीय लेखों में टेंडर मूल्य का अनुमान प्राप्त शुद्धता के साथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वित्तीय लेखों से वस्तु के उत्पादन लागत का ज्ञान नहीं हो पाता है। टेंडर मूल्य के लिए उत्पादन लागत का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार टेंडर मूल्य के निर्धारण में भी वित्तीय लेखांकन उपयोगी नहीं था। वित्तीय लेखांकन की इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए लागत लेखांकन की आवश्यकता हुई तथा इन कमियों को दूर करने के लिए लागत लेखांकन का विकास किया गया।
जिसमें लागत जिससे वित्तीय लेखांकन की कमियों को पूर्णतः से दूर किया जा सकता है तथा संस्था को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में यदि संस्था तुलनात्मक अध्ययन कर एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय का तुलनात्मक अध्ययन करके किस प्रकार प्रॉफिट को अधिक बढ़ाया जा सकता है तथा किस प्रकार इस प्रतिस्पर्धा के युग में बाजार में ठहर सकते हैं, ये करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए लागत लेखांकन की आवश्यकता का विकास हुआ। वित्तीय लेखों द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्णता नहीं होने पर लागत लेखांकन का जन्म या विकास हुआ। लेखापालों द्वारा सोच विचार कर नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है। वर्तमान में यह इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लागत लेखांकन के अभाव में कोई भी संस्था अपना व्यवसाय सही तरीके से नहीं कर सकते। हम सही प्रॉफिट व हानि ज्ञात नहीं कर सकते। थैंक यू।